ओके तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने लास्ट क्लास में टॉपिक ही पढ़ा था, इसमें आपको टॉर्क इक्वेशन में डाउट आया है ना। तो देखो टॉर्क इक्वेशन किस तरह से अपन ड्राइव करते हैं, एक बार फिर से देखेंगे उसको। देखो टॉर्क इक्वेशन के लिए आपको क्या देखना है, टॉर्क इक्वेशन ड्राइव करने के भी 2-3 मेथड बताया मैंने इसमें। अभी अपन कैसे ड्राइव कर सकते हैं टॉर्क इक्वेशन को, अपन को पता है कि देखो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है आपका टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो इस ओमेगा को आप यहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 2π/NS/60 से। इससे आप ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगी फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी T इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय 2πNS। ये अभी तक अपनी इक्वेशन आ गई। कैसे आई, अपन ने लिखा कि पावर इक्वल्स टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू को अपन इस साइड लेके गए तो ये डिवाइड में आ गई, तो आपके पास बेसिकली आई टॉर्क इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय P 2πNS। ये P क्या है आपका, रोटर की इनपुट पावर, दिस इज़ P2, रोटर इनपुट पावर, जो पावर अपन रोटर को इनपुट कर रहे हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी तक अपने पास आया T इक्वल्स टू 60 इंटू पावर डिवाइडेड बाय 2πNS, है ना। अब अपन को यहाँ पे पावर की जगह रोटर की इनपुट पावर का अपन ने फॉर्मूला लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, क्या लिखा था, 3I2² R2 डिवाइडेड बाय S। तो ये वैल्यू अपन को पुट करनी है यहाँ पे, 3I2² R2 डिवाइडेड बाय S। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट स्टेप बचती है I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो I2 की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, ये देखो अपन ने जब उसके इक्विवेलेंट डायग्राम्स देखे थे तो अपन ने ये देखा था दिस, यहाँ से आप I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, I2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, I2 इक्वल्स टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय Z। V मतलब टोटल वोल्टेज, तो यहाँ पे रोटर साइड में टोटल वोल्टेज कितना है आपका SE2 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस कितना है आपका, √R2² प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये अपने आ गया I इक्वल्स टू V/R की फॉर्म, V/Z की फॉर्म में आ गया। I2 इक्वल्स टू SE2 जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस कितना दिख रहा है आपको, R2² प्लस x2 का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास करंट की वैल्यू आई है इसको आपको पुट करना है यहाँ टॉर्क इक्वेशन में। यहाँ पे आपको इस करंट की वैल्यू पुट करनी है, डेट इज़ SE2 डिवाइडेड बाय R2² प्लस x2 का स्क्वायर। बस आपकी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। एक बार अब ये डेरिवेशन देखो, यही सब कुछ किया है इसने, एक बार खुद आप लोग अपने हाथों से करोगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ देखो टॉर्क TG इक्वल्स टू क्या था, रोटर इनपुट डिवाइडेड बाय 2πNS, ठीक है, रोटर इनपुट 2πNS। अब इसने क्या किया, इसको सेकंड में चेंज कर दिया। अभी जहाँ पे जो n था वो आपका रोटेशन पर मिनट था, यहाँ पे आपका रोटेशन पर सेकंड हो गया, तो 60 मल्टीप्लाई बाय रोटर इनपुट डिवाइडेड बाय 2πNS हो गया। अब यहाँ पे रोटर इनपुट को इसने फॉर्मूला लिखा है 3I2² R2 डिवाइडेड बाय S। ये इसने फॉर्मूला पुट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इस फॉर्मूले में I2 की वैल्यू है ये इसने इस तरह से पुट कर दी। इस E2 को आप कैसे चेंज कर सकते हो, Ke1 से, ठीक है, Ke1 से अपन ने इसको चेंज कर दिया। K क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो रोटर इनपुट क्या बन गया, दिस विल बी द रोटर इनपुट। ये आपकी टोटल रोटर इनपुट की इक्वेशन आ गई, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए तो TG इक्वल्स टू आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से अपन रोटर इनपुट की टॉर्क की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप। कल अपन ने देखा थी टॉर्क की इक्वेशन, आज आपको देखनी है कि टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क में और स्लिप में क्या रिलेशन है, किस तरह से अपन उसके कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अपन ने वाई एक्सिस पे अपन ने लिया है टॉर्क,
एक्स एक्सिस पे अपन लेंगे स्लिप, ये स्लिप है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। अब यहाँ देखो स्लिप की वैल्यू तो इस तरह से बढ़ रही है, और यहाँ अगर आप नीचे देखो तो ये स्पीड है 0, 0.2, 0.4, 6, 0.8, 1। ये अपन ने क्यों इस तरह से लिखी है कि देखो टॉर्क और जो स्पीड है वो एक दूसरे के इन्वर्सली चलती है। कैसे कि देखो अगर आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका 1500 आरपीएम से घूम रहा है और आपका रोटर सपोज 1400 आरपीएम से घूम रहा है, तो आपकी स्लिप की वैल्यू क्या है? स्लिप क्या होती है? इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड ही तो होती है, तो स्लिप की वैल्यू 100 है। ठीक है, अब जैसे ये हो गया 1450, ठीक है, जैसे जैसे आपकी ये वाली स्पीड बढ़ी तो आपकी स्लिप की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी रोटर की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे योर रोटर रोटेट नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, वैसे वैसे क्या होगा? आपकी स्लिप की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए इसने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है कि स्लिप की वैल्यू इस डायरेक्शन में और जस्ट इस तरह से स्पीड की वैल्यू, मतलब कि आपकी जो स्लिप है वो इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रही है, तो आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अभी अपन को टॉर्क स्लिप पे ध्यान देना है। ठीक है, टॉर्क स्लिप के लिए अपन को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन। तो देखो टॉर्क की इक्वेशन अपन को पता ही होती है। टॉर्क की इक्वेशन T = K phi S E2 R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X X2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो अगर मैं इस इक्वेशन में S = 0 पुट करती हूँ, S = 0 पुट करती हूँ, तो टॉर्क = क्या आ जाएगा? 0। यानी कि जब स्लिप की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर कर्व, यानी कि ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। अब सेकंड देखते हैं अपन आगे। अब आगे क्या होगा अपने पास कि फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप, सपोज़ कि आपका रोटर है वो नॉर्मल स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपकी स्लिप की वैल्यू कम होगी। तो उस टाइम पे अगर अपन देखें इस इक्वेशन को, तो अगर आपकी स्लिप की वैल्यू कम है तो आप क्या करोगे? इस x x2 को इग्नोर कर दोगे। अगर अपन ने इस x x2 को इग्नोर कर दिया, देन वी कैन से दैट टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ठीक है, के आपका कांस्टेंट है, फाई सप्लाई वोल्टेज डिपेंड करता है, तो ये भी कांस्टेंट आ गया। E2 कांस्टेंट है, R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा S R2। और अगर R2 भी आपका कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S। तो टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका टॉर्क इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपने स्लिप भी इंक्रीज़ कर दी। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए। अब क्या होगा? ये टॉर्क इस तरह से इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे स्लिप इंक्रीज़ हो रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज़ ये इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जहाँ पे आपकी टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। इस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर स्लिप की वैल्यू क्या होगी? अपन लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं। फॉर मैक्सिमम टॉर्क स्लिप = R2 डिवाइडेड बाय X2। इस पॉइंट पर सपोज R2 डिवाइड बाय X2 आया 0.1, तो इस पॉइंट पे आपकी टॉर्क की वैल्यू आएगी, ये मैक्सिमम टॉर्क आपका अचीव कर लेगा। तो जो स्लिप जिसके ऊपर आपकी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आती है उसको डिनोट करेंगे अपन SM से। तो इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम टॉर्क आ गया। इस मैक्सिमम टॉर्क को बोलते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? अपन बोलते हैं अपनी स्पीड की वैल्यू अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, स्लिप की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो अब जब आपकी स्लिप की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो फिर से देखो इस वाली इक्वेशन को, जब स्लिप की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब स्लिप की वैल्यू हाई हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये वाली टर्म आप नेगलेक्ट कर दो। तो आपकी इक्वेशन बचेगी दिस T = K phi E2 S R2 डिवाइडेड बाय X X2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक S से अपना एक S कट जाएगा तो आपके पास डिनोमिनेटर में एक S बचेगा, तो बाकी सारी चीज़ें फिर से कांस्टेंट है। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं? फॉर हायर वैल्यू ऑफ स्लिप टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो गया। पहले वो डायरेक्टली हो रहा था, अब अपन ने क्या किया? अब इसको नेगलेक्ट नहीं किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया और एक S अपना कैंसिल हो गया। तो अपन बोल सकते हैं टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। तो अब क्या करेंगे? अपन इसको इन्वर्सली इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले अपन ने इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया प्रोपोर्शनल में, देन वी रीच टू मैक्सिमम टॉर्क, देन ये इन्वर्सली इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो शेप बना है इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो टॉर्क स्लिप कर्व का शेप बना है वो बना है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गया अपने टॉर्क स्लिप कर्व की बात। अब इसमें एक और है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू का इस टॉर्क स्लिप कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ देखो सपोज़ कि मेरी जो स्लिप जहाँ पे मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आया है उसकी वैल्यू है R2/X2।
मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सपोज़ मेरे पास 100 है तो वो 100 ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे अभी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू जो 100 आई है वो पहले मेरी आई थी 0.2 स्लिप पे, तो अगर अब मैं रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगी तो ये 100 वैल्यू अब कहाँ मिलेगी मेरे को 0.5 पे। अगर मैं और रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगी तो ये 100 वैल्यू कहाँ मिलेगी मेरे को 0.8 पे। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड करेंगे, x2 तो अपना कांस्टेंट है, जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ऐड कर रहे हैं, इस स्लिप की वैल्यू, इस SM की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ये SM क्या है? द स्लिप एट विच वी गेट द मैक्सिमम टॉर्क। जिस स्लिप पे अपन को मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है इसकी वैल्यू अपनी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो जैसे जैसे R2 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी अपनी SM की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ देखो यही चीज़ इसने इस तरह से ड्रॉ किया है कि सबसे पहले क्या किया इसने, सपोज़ R के लिए ड्रॉ किया तो ये इस तरह से, सपोज़ ये अपन ने ये स्ट्रेट लाइन बनाई और ये इस तरह से इन्वर्सली लाइन बना दी, ये R की लाइन। तो अभी इस टाइम पे जब मैंने वैल्यू इसकी R पुट करी है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू R है तो मैक्सिमम टॉर्क मेरे आ रहा है 0.2 या तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आई मेरे पास 0.1 के आसपास। ठीक है, किस स्लिप की वैल्यू पे मैक्सिमम टॉर्क मिला है? 0.1 पे मेरे को मैक्सिमम टॉर्क मिला है। अब अगर मैं मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कर देती हूँ 4R, ये 4R कर दिया, तो अब मेरे को जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? 0.3 पे मिलेगा। अगर नेक्स्ट मैं अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू 6R कर दूँ तो मुझे जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 0.5 पे। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे जैसे अपन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करते गए वैसे ही वैसे अपने SM की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती गई। SM अपना द स्लिप एट विच वी गेट मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू फिक्स है लेकिन उसकी लोकेशन चेंज होती जा रही है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस ऐड करोगे आप मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू में कोई चीज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट द location at which we get the maximum value we can change that location only. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो अफेक्ट करता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क स्पीड, यानी कि आपके सप्लाई वोल्टेज में चेंज करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ देखो अपनी टॉर्क की इक्वेशन वापस से वही, T इक्वल्स टू K phi E2 R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर बाकी सारी चीज़ें अपनी कांस्टेंट होती है तो अपन क्या लिख सकते हैं, दिस phi इज़ प्रोपोर्शनल टू E2। तो ये क्या बन जाएगा, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू K कांस्टेंट है, phi की जगह E2 पुट कर दिया आपने तो S E2 का स्क्वायर। बाकी R तो आपका कांस्टेंट है ही, बाकी सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है। तो टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी कि अगर आप सपोज़ वोल्टेज में आपने आपका वोल्टेज में 10% डिक्रीज़ किया तो आपके टॉर्क में कितने % डिक्रीज़ होगा? 20% डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये V स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और आप इसको कैसे समझ सकते हो, सपोज़ अगर मैंने मेरे वोल्टेज की वैल्यू हाफ़ कर दी तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, जितनी भी वोल्टेज में चेंजेस हुए हैं उसका स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो टॉर्क आपका 1/4 से डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपके वोल्टेज 1/2 से डिक्रीज़ हुआ है तो आपका टॉर्क 1/4 से डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्पीड। देखो वैसे तो आपके सिस्टम में सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं होती है क्योंकि अपना इतना रोबस्ट सिस्टम होता है कि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सिस्टम में जैसे कि इमरजेंसी सप्लाई या जो भी होता है, स्मॉल सिस्टम होता है, उनमें अगर आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती है तो आपकी पूरी जो सिस्टम है उसके पैरामीटर की वैल्यू अफेक्ट होती है। क्यों कि सपोज़ अगर आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ड्रॉप हो गई बाय 10% तो उसकी जो स्पीड है वो भी ड्रॉप हो जाएगी 10%। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हैं वो दे विल कॉज प्रॉब्लम, वो इतने एफिशिएंटली नहीं चल पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखो अगर आपने किसी 50 हर्ट्ज़ वाले, आपके पास 50 हर्ट्ज़ का एक इक्विपमेंट, अगर आपने उसको 60 हर्ट्ज़ की लाइन से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, 60 - 50 डिवाइड बाय 50, यानी कि वो सब क्या करेंगे, उनकी स्पीड, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो क्या होगा, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, तो 20% फास्टर मूव करेंगे और अपने इक्विपमेंट, इतने
इतने उनमें गैप इतना वाइड रेंज नहीं होता है कि वो इस स्पीड चेंज को ईजिली टॉलरेट कर ले। तो क्या करना होता है, अपन को अगर अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं तो अपन को सिंपली वोल्टेज डिक्रीज़ करना होता है। सपोज़ एक 50 हर्ट्ज़ की मोटर को आप 60 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ के लाइन से सप्लाई कर दे रहे हो, तो आपको 60 डिवाइड बाय 50 यानी कि 6/5 वो यानी कि 120% आपका वोल्टेज जो उसकी नेम प्लेट पे जो भी वोल्टेज है उसका 120% आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी तो आपको वोल्टेज भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आपने सपोज़ 60 की आपका इक्विपमेंट है उसको 50 से कनेक्ट कर दिया, आपने फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर दी, तो आपको वोल्टेज भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज़ 50/60 यानी कि 80% आपको वोल्टेज रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपकी बाकी सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग वर्क करना लग जाएगी। ठीक है, तो आज अपन ने यही पढ़ा है, स्पीड टॉर्क कर्व और इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज और इफेक्ट ऑफ चेंज इन वोल्टेज इन टॉर्क स्पीड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे टॉर्क स्पीड कर्व। जो भी डाउट अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, आप इसको अशफाक हुसैन से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से टॉपिक गिवन है। ओके।